गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 9th अध्याय भारतीय राजनीति नए बदलाव को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा गठबंधन की राजनीति के बारे में, 1989 के बाद क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में। आपने देखा कि 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में काफी बदलाव आए। जो 1977 में जनता पार्टी में शामिल हो गया था, भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था, लेकिन जनता पार्टी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। और उसके बाद जो पुराना भारतीय जनसंघ था, उसने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। जनता पार्टी में बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में बीजेपी का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, और इस पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना। 1980 और 1984 के चुनाव में ये पार्टी अपना ज्यादा दमखम नहीं दिखा पाई, लेकिन 1989 के चुनाव में इस पार्टी ने अपना जो रुख था वो हिंदुत्व की तरफ मोड़ लिया। और हिंदुत्व या हिंदूपन यह शब्द वीडी सावरकर ने गढ़ा था। वीडी सावरकर, हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द वीडी सावरकर ने गढ़ा था। भाजपा का पहले से ही यह विचारधारा रही है, एक राष्ट्र एक संस्कृति एक देश। जो भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा थी, वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व में विश्वास करती है, और ये कई ऐसे 1990 के दशक में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भाजपा का रुख हिंदुत्व की तरफ साफ नजर आने लगा। इसमें कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे हम, जैसे शाहबानो मामला। शाहबानो, ये 1985 की बात है। शाहबानो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि उसे गुजारा भत्ता दिया जाए, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार बाकी के जो हिंदू धर्म में महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता दे दिया जाना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के लॉ के दबाव में उस समय की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और इसे लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप बताया। राजीव गांधी की इस बात की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, और आलोचना करने वालों में था बीजेपी सबसे बड़ी आलोचक थी, जिसने शाहबानो प्रकरण का जो फैसले को जो पलटा गया था उसकी आलोचना करने वालों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने कहा कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और इससे कांग्रेस की छवि काफी धूमिल हुई और महिलाओं में काफी धूमिल हुई विशेषकर, और आगे के चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। बीजेपी को इस मामले से ताकत मिली। दूसरी बात आती है अयोध्या विवाद। अयोध्या को हिंदू लोग भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं, लेकिन मुसलमानों का जब राज था, बाबर के टाइम में मीर बाकी उनका मंत्री था, उन्होंने ये माना जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। यह मसला उस समय से ही चला आता रहा है। फिर 1940 के आसपास और ये मस्जिद के कपाट खोल दिए गए, हिंदुओं के लिए भी खोल दिए गए। 1986 में हिंदू लोग भी और मुसलमान लोग भी वहां पर प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन इसके बाद फिर हिंदू लोग अपना अलग से लोगों को लामबंद करने लगे। वहां पर मंदिर बनाए जाने के लिए मुसलमान लोग अलग से लामबंद करने लगे मुसलमानों को वहां पर मस्जिद को बनाए रखने के लिए। तो ये मामला काफी जटिल था, काफी पेचीदा था, और बहुत समय से मामला चला आता रहा था। हिंदू लोगों की इसमें आस्था जुड़ी हुई थी कि ये अयोध्या जो है भगवान राम की
जन्मभूमि है और मुसलमानों ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई हुई है, इसलिए वो मस्जिद की जगह पर अब मंदिर बना दिया जाए। भाजपा ने मंदिर बनाने के लिए काफी ज्यादा समर्थन किया और एक बार तो रथ यात्रा भी निकाली, जो गुजरात के सारनाथ से शुरू होकर के यहाँ पर अयोध्या तक कार सेवक आए थे। फिर क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। हिंदू समर्थकों ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ढहा दिया और उस समय एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक समस्या शुरू हो गई थी। जो बीजेपी समर्थित जो सरकार थी यूपी में, उसको जवाब देना पड़ा था कि वो मस्जिद की रक्षा नहीं कर पाई थी। फिर धीरे धीरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और इस मामले के ऊपर लोगों में आपस में बहुत ज्यादा तनाव रहा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। बीजेपी ने हमेशा ही वहां पर हिंदू मंदिर बनाए जाने की वकालत की है, इसलिए बीजेपी को एक धर्म के आधार पर चलाई जाने वाली पार्टी भी माना जाता है। फिर क्या हुआ, गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। 2002 में गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई। उस ट्रेन में मंदिर बनाने के लिए जो कार सेवक आए थे वो वापस जा रहे थे अपने अपने स्थानों पर, तो ये माना जाता है कि मुसलमानों ने उस बोगी में आग लगा दी। 55 के करीब हिंदू लोग मारे गए और इससे हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और फिर अहमदाबाद में मुसलमानों की बस्तियों पर काफी आक्रमण किए गए और 1100 के करीब मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। और वहां की गुजरात की जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार थी वो इन दंगों को रोकने में असफल रही। तो एक बार तो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने में भी नरेंद्र मोदी को अमेरिका में जाने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने का आरोप लगा था। तो ये थे गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस और अयोध्या मामले में आते हैं ये सारी बातें। लेकिन अभी मामला सुलट गया है। अभी कुछ हिस्सा जो मंदिर का हिस्सा है, जो बाबरी मस्जिद जहां पर है, वो हिस्सा हिंदुओं को दिया गया है और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन जहां कहीं भी मुस्लिमों की जो जमात कहेगी वहां उसे दे दी जाएगी, चाहे वो वहां पर मस्जिद बनाए या वहां पर अपना कोई मदरसा खोले। तो इस तरह से मुद्दे का जो विवादित जमीन थी उसका हल ढूंढ लिया गया है और जून 2020 से अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। जून 2020 से वहां पर अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो गया है और अयोध्या मसले को सुलझा लिया गया है। अंडरस्टूड? तो आगे चलते हैं हम। ये तो हमने काफी सारे मुद्दे पढ़े हैं जिसमें बीजेपी को हिंदू समर्थित पार्टी माना जाता है, धर्म के आधार पर बनी हुई पार्टी माना जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि धर्म के आधार पर बनी किन्हीं 1-2 पार्टियों के नाम लिखो, जैसे अकाली दल है सिख धर्म समर्थित है और बीजेपी को भी हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है। अब बात आती है नई सहमति का उदय। जैसे कि हमने पीछे के उसमें गठबंधन सरकार के बारे में भी चर्चा की थी कि 1989 के बाद नई नई सहमतियां बनने लगी हैं, कोई भी एक पार्टी बहुमत में नहीं आ रही है। अगर इस दौर में हम कांग्रेस और बीजेपी के जीत और हार के आंकड़े देखें तो वो इस प्रकार है। जैसे 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मतों से जीत मिली थी, 415 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। फिर 1989 के चुनाव में कांग्रेस कम आ गई। 1989 के चुनाव में कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी को 2 से बढ़ा करके 85 सीटें मिली। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बढ़ रहा है बीजेपी का और कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है। फिर 1999 में गठबंधन सरकार आई। गठबंधन सरकार में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी को 182 सीटें मिली थी और बीजेपी उस समय तक एक बड़ा अलायंस बन चुका था, एनडीए, जो मैंने कल आपको बताया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके समर्थन में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। फिर अगर हम 2004 के आंकड़े देखें
तो कांग्रेस को मिली थी 145 सीटें और बीजेपी को मिली थी 138 सीटें। कोई सी भी पार्टी बहुमत में नहीं थी। कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन था यूपीए, उसकी सरकार बनी। ऐसे ही 2009 में भी यूपीए कांग्रेस के समर्थित गठबंधन की सरकार बनी थी। फिर आते हैं 2014 में। 2014 में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही कम सीटें मिली, ओनली 44 सीटें, और बीजेपी 282 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। और इस पार्टी का भी उस समय भी गठबंधन था एनडीए, उसके साथ मिलकर के ये मजबूत पार्टी रही पूरे 5 साल तक, बड़ा अच्छा काम किया। फिर अभी जो 2019 के चुनाव हैं उनमें कांग्रेस को सिर्फ 7-8 सीटें ज्यादा मिली, 52 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी को और भी ज्यादा सीटें मिली। 2014 से भी ज्यादा सीटें के लिए बीजेपी को मिली। 303 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और अगर इसके गठबंधन की बात करें तो 350 से भी ज्यादा सीटों पर एनडीए और बीजेपी का गठबंधन जीत करके आया था। तो ये तो थी कांग्रेस और बीजेपी में हार जीत का आंकड़ा। अब कभी बीजेपी बहुत ज्यादा सीट का गठबंधन जीत करके आ रहा है तो कभी कांग्रेस का गठबंधन सीटें जीत करके आ रहा है। ये नई सहमति का उदय है। अब दलों के बीच बढ़ती सहमति का दौर। नई आर्थिक नीति पर सहमति। जैसे कल हमने पढ़ा था कि नई आर्थिक नीति, बाजार अर्थव्यवस्था पर सहमति है, लाइसेंस प्रणाली खत्म करने पर सहमति है, निजी उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर सहमति है। तो इस तरह की बातों में नई आर्थिक नीति में लगभग सभी दलों की सहमति है। कुछ एक दल थोड़ा बहुत आनाकानी के बाद इस बात को मान गए हैं कि नई आर्थिक नीति देश के विकास में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। जैसे कि हमने मंडल मुद्दों में पढ़ा था, बीपी मंडल के अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था उसने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी उन जातियों को जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। और सभी पार्टियां इन पिछड़ी जातियों में अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक नजर आता है इन्हें। तो कोई भी पार्टी पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए का विरोध नहीं कर रही है। तो पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मामले में भी सभी जातियों में एक मत है। अंडरस्टूड। अब बात आती है देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। आज के दिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर सरकार बना सके। और आज के दिन प्रांतीय सरकारों और प्रांतीय दलों और राष्ट्रीय स्तर के दलों में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। और प्रांतीय दल केंद्र में सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विचारधारा की जगह कार्यविधि पर जोर। पहले विचारधाराएं, पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग होती थी। कोई पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करती थी, कोई साम्यवादी विचारधारा को समर्थन करती थी, कोई गरीबों की हितैषी मानी जाती थी, कोई अमीरों की हितैषी मानी जाती थी। लेकिन आज के दिन विचारधारा इतना बड़ा मुद्दा नहीं रही है, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों का अगर आप घोषणा पत्र देखोगे तो लगभग सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में एक जैसे वादे किए जाते हैं, एक जैसे दावे किए जाते हैं। तो इस तरह से विचारधारा में भी आपस में पार्टियों में सहमति बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुदलीय शक्तिशाली विरोधी दल का उदय। जैसे हम पहले के अगर सालों में देखें तो विरोधी दल शक्तिशाली नहीं होते थे। जब हम कांग्रेस के प्रभुत्व काल को पढ़ते हैं तो विरोधी दल की भूमिका बहुत नगण्य थी। लेकिन आज के दिन देखिए कि विरोधी दल बहुत ही सशक्त विरोधी दल है। और विरोधी दल के जैसे आपको पता है कार्य होते हैं कि वो सरकार की जो गलत नीतियां उनके ऊपर अंकुश लगाते हैं, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं सिंप्लीफाई करके। तो आज के दिन विरोधी दल की बहुत बड़ी भूमिका है। विरोधी दल, सशक्त विरोधी दल आज की राजनीति में कदम बढ़ा रही है। फिर आता है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली जैसे कि वैसे तो शुरू से ही हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली रही है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा था कि एक दल की प्रधानता थी। लेकिन आज के दिन कोई भी एक दल इतना बड़ा नहीं है जो अपने बलबूते पर सरकार बनाए। आज के दिन बहुत सारे छोटे छोटे दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं।
जैसे अगर हम इसमें राष्ट्र स्तर के दल ही देखें तो लगभग 7 दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि राष्ट्र स्तर के दल बन चुके हैं। अब आता है सिद्धांतहीन समझौते। बहुदलीय प्रणाली की ये भी एक आज के दिन ही विशेषता हो गई है। कई इस प्रकार के समझौते गठबंधन सरकारों में कर लिए जाते हैं जो कि अपने जो पार्टी के जो सिद्धांत है उनके बिल्कुल ही खिलाफ होते हैं। अब बात आती है नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये बिल्कुल रिसेंट में सीएए के बारे में आपने सुना होगा टीवी पे, समाचार पत्रों में, जिसमें सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, जो एक इस तरह से उस एक्ट में बताया गया है कि जो हिंदू, पारसी और सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस तरह के 6 धर्म के लोग अगर 3 देशों से आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश में शरण लेते हैं, तो उन्हें नागरिकता देने में काफी छूट दी गई है। बाकी लोगों के लिए, जैसे मुसलमान लोग अगर आते हैं तो उनके लिए नागरिकता का समय सीमा 11 साल है, जबकि इन लोगों के लिए 5 साल से अगर वो रह रहे हैं तो फिर वो अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से नई राजनीतिक उदय में नागरिकता संशोधन अधिनियम भी एक नया विषय आ गया है। गॉट इट? तो आगे चलते हैं हम। अब हम संप्रदायवाद के बारे में कुछ बात करेंगे। धर्मनिरपेक्षता और संप्रदायवाद में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और संप्रदायवाद की क्या क्या समस्याएं, क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस प्रकार से इससे निपटा जा सकता है। अब देखिए, तो संप्रदायवाद को पढ़ने से पहले हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे धर्मनिरपेक्षता और संप्रदायवाद दोनों को मिक्स कर देते हैं। संप्रदायवाद अलग है, धर्मनिरपेक्षता अलग है। धर्मनिरपेक्षता पॉजिटिव है, संप्रदायवाद को आजकल नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की पूरी छूट होती है। राज्य किसी भी नागरिक के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, बशर्ते कि वो धर्म समाज में कोई कुरीति ना फैला रहा हो। अगर कोई धर्म समाज के खिलाफ जा रहा है, जैसे कि कोई आडंबर रच रहा है, जैसे कोई काला जादू कर रहा है, इस तरह की कोई अफवाह फैला रहा है, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो उस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। अंडरस्टैंड? क्या होता है धर्मनिरपेक्षता? जिसमें सभी लोग अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरह से आजाद होते हैं। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी जाती है। वैसे कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता है, वहां पर किसी भी धर्म को नहीं माना जाता। लेकिन हमारे धर्म राज्य में, देश में भी धर्मनिरपेक्षता है। हमारा देश क्या कहता है? सभी धर्मों को मानो। तो राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता धर्म के मामले में, उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अंडरस्टूड? नाउ कम टू सांप्रदायिकता। सकारात्मक अर्थ में तो सांप्रदायिकता होती है अपने धर्म से प्यार करना। अंडरस्टैंड? संप्रदाय का मतलब है अपने संप्रदाय के प्रति वफादार होना। संप्रदाय मतलब अपने धर्म के प्रति वफादार होना। लेकिन आज के दिन इसका अर्थ निषेधात्मक रूप में लिया जाता है, नकारात्मक रूप में लिया जाता है। लोग वहां तक नहीं रुकते कि अपने धर्म के प्रति वफादार रहे, वो दूसरे के धर्म को गलत बताते हैं, दूसरे के धर्म से घृणा करने लगते हैं। तब सांप्रदायिकता अपने आप में एक बहुत ही बुराई हो जाती है। अंडरस्टूड? तो साधारण अर्थ में सांप्रदायिकता अपने संप्रदाय के प्रति वफादार होना है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अनेक बार सांप्रदायिकता नकारात्मक स्वरूप ले लेती है, और तब उसका अर्थ अपने संप्रदाय के हितों को बढ़ावा देने के साथ साथ दूसरे के संप्रदायों के लोगों को हानि पहुंचाना भी
बन जाता है। जब लोग अपने धर्म को तो अच्छा वफादार होते ही हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को हानि पहुंचाते हैं, तो उस अर्थ में हम सांप्रदायिकता का अर्थ आजकल लेने लगे हैं। नकारात्मक अर्थ में सांप्रदायिकता का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे डी स्मिथ ने लिखा है, सामान्य तौर पर किसी धार्मिक समुदाय या वर्ग के संकुचित, स्वार्थपूर्ण, विभाजक और आक्रामक दृष्टिकोण को सांप्रदायिकता कहा जाता है। किसी धार्मिक समुदाय के संकुचित यानी नैरो, स्वार्थपूर्ण, विभाजक और आक्रामक, आक्रामक यानी दूसरे के धर्म को गलत बताना, आक्रामक दृष्टिकोण को सांप्रदायिकता कहा जाता है। परिभाषा जरूर याद करनी है। गॉट इट। अब बात आती है कि सांप्रदायिकता की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि धर्म के आधार पर वोट मांगी जाती हैं, धर्म के आधार पर का राजनीतिकरण कर दिया जाता है, धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, धर्म के आधार पर मंत्रियों को मंत्री पद दिया जाता है। तो इस तरह से राजनीति में भी बहुत अहम भूमिका निभाने लगा है धर्म। आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों की स्थापना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बीजेपी है, हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है, अकाली दल है, उसे सिख धर्म से जोड़कर देखा जाता है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, उसे भी एक धार्मिक पार्टी माना जाता है। तो आज के दिन धर्म के आधार पर जो राजनीतिक दलों की स्थापना होती है, वो राजनीति का एक घिनौना स्वरूप प्रकट करती है, जो कि धर्मनिरपेक्षता वाले देश में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग होने की प्रवृत्ति। जैसे कि हमने अपने भारत देश का विभाजन देखा है, धर्म के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। और अगर धार्मिक भावना इतनी कट्टरता रूप धारण कर लेती है, संप्रदायवाद का रूप धारण कर लेती है, तो वो बिखराव का कारण बन जाती है। सांप्रदायिक दंगों में बढ़ोतरी। कई बार तो सांप्रदायिकता अपना इतना घिनौना रूप प्रस्तुत करती है कि हिंसा पर उतारू हो जाती है, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। जैसे आपने अभी भी रिसेंटली शाहीन बाग में देखा होगा कि CAA के विरोध में मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए और दुकानों को जला दिया गया और बहुत सारे ऐसे मतलब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया, रोड रोक दिए गए। तो इस तरह से जब ये संप्रदायवाद आपस में धर्म के प्रति इतना घिनौना रूप अख्तियार कर लेती है, जो कि राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो जाता है। धर्म पर आधारित दबाव समूह का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है आज के दिन। धर्म के आधार पर जैसे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव समूह बन जाते हैं, जो सरकार पर अपनी बातें मनवाने का दबाव डालते हैं। फिर आती है प्रत्याशियों के चयन, मंत्रिमंडल के गठन और विभागों के वितरण में भी धर्म एक अहम भूमिका निभाने लगा है। फिर संप्रदाय की प्रवृत्ति को दूर करने के उपाय पढ़ते हैं अभी हम। ये तो इसके प्रभाव हैं, अब हम इसके उपाय पढ़ेंगे। सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध। सबसे पहली बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता वाले देश में धर्म के आधार पर कोई भी दल नहीं बनना चाहिए। जैसे कि आपातकाल के दौरान आपने देखा होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जमात इस्लामी पर और RSS पर, जो कि दो अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन पर प्रतिबंध लगाया था। तो बात यह है कि सांप्रदायिकता की नीति से अगर आपको, राजनीति से अगर आपको बचना है, तो संप्रदाय के आधार पर दलों पर प्रतिबंध लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में सुधार। शिक्षा के माध्यम से किसी एक धर्म विशेष की खूबियों को, खामियों को बताने की बजाय सर्वधर्म समभाव का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से भी संप्रदायवाद की भावना को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है भ्रामक प्रचार पर नियंत्रण। कई बार टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से किसी एक धर्म विशेष के प्रति बहुत ज्यादा गलत विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, गलत न्यूज, गलत समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि जनता की भावनाओं को भड़काते हैं और आम लोग जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, वे आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से भ्रामक प्रचार पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और जो भी प्रेस या जो भी न्यूज चैनल इस तरह के धर्म के आधार पर भड़काऊ भाषण देते हो, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आर्थिक विकास। किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का
कोई भी क्षेत्र हो, सबका संतुलित आर्थिक विकास करके भी संप्रदायवाद की भावना से छुटकारा पाया जा सकता है। विदेशी तत्वों पर निगाह। कई बार जो बाहरी ताकतें हैं वो देश में किसी एक वर्ग विशेष को भड़का करके वहां पर आतंकवाद फैला देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में उसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के बार बार हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि विदेशी ताकतें जो देश के लोगों को प्रभावित करती हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। कोई भी व्यक्ति अपने देश में बेगानेपन का एहसास ना हो, किसी को भी इस प्रकार की नीतियां बनाई जाए। अगर कोई धर्म विशेष पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए अलग से विशेष प्रावधान किया जाए, आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए। तो इस तरह से संप्रदायवाद की जो बुराई है उसको दूर किया जा सकता है। गॉट इट? तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको, पूरे चैप्टर को। तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हमने अलग अलग धर्मों के, इसमें गठबंधन के बारे में पढ़ी। पहले तो गठबंधन क्या होता है, और अभी जो 2004 से बड़े गठबंधन की राजनीति रही है, जैसे यूपीए के कांग्रेस वाला गठबंधन है, एनडीए बीजेपी वाला गठबंधन है। इनकी फुल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, वो याद करनी है आपने। और उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि गठबंधन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से इसको गठबंधन की सफल बनाया जा सकता है। और फिर हमने 1990 के दशक के बाद राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियां या बदलाव, राजनीतिक बदलाव के बारे में भी पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलाव का वर्णन करें। अंडरस्टूड? बीजेपी की नीतियों के बारे में आपने पढ़ना है, इसका कैसे कैसे शुरू हुई थी, क्या इसका मुख्य नारा है। गॉट इट? उसके बाद हमने संप्रदायवाद के बारे में पढ़ना है। मंडल मुद्दों के बारे में भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है, दोनों वीडियो देख लेना। और फिर शाहबानो केस के बारे में और अयोध्या मसले के बारे में, बाबरी मस्जिद विध्वंस और गोधरा कांड के बारे में। तो ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि दोनों वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस की गई है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।